आज की चर्चा एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो एक दुखद घटना से शुरू करते हैं। ये बात है 12 जून 2025 की। अहमदाबाद से लंदन के लिए एक बिल्कुल नई एयर इंडिया की फ्लाइट ने उड़ान भरी और कुछ ही देर में गायब हो गई। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस घटना की शुरुआती जांच और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका एक कच्चा चिट्ठा देते हैं। हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की। ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। इसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये एक आग का गोला बनकर शहर के एक रिहायशी इलाके में जा गिरा। आज हमारा मकसद सिर्फ इस हादसे की कहानी सुनाना नहीं है। हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि तकनीक के इस दौर में इतने एडवांस्ड विमान के साथ ऐसा क्या हो सकता है और जांच करने वालों के सामने क्या पहेलियां थीं। हाँ, और इस एक हादसे ने भारत और पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को कैसे हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस पूरी घटना और इससे जुड़ी जानकारी की गहराई में उतरते हैं। स्रोतों के मुताबिक विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, यानी कुल 242 लोग। हाँ, 242 लोग एक लंबी उड़ान के लिए तैयार थे, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल गया। और जो बात इस हादसे को और भी भयानक बनाती है वो है इसकी लोकेशन। बिल्कुल, ये विमान किसी खाली मैदान या खेत में नहीं गिरा। ये गिरा अहमदाबाद के मेघानी नगर जैसे घनी आबादी वाले इलाके में। अच्छा। हाँ, विमान एक डॉक्टर्स हॉस्टल और बीजे मेडिकल कॉलेज की इमारत के पास गिरा था। मतलब जमीन पर भी भारी नुकसान का अंदेशा था। जब कोई विमान हादसा जमीन पर होता है तो उसकी भयावहता मतलब वो कई गुना बढ़ जाती है। आग, मलबा, धुआं और बचाव कार्य भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा। लगभग नामुमकिन। ये सिर्फ एक हवाई हादसा नहीं रहता, ये एक शहरी आपदा बन जाता है। और इसका असर भी वैसा ही हुआ। विमान में जो 242 लोग थे उनमें से 241 की मौत हो गई। ये आंकड़ा ही दिल दहलाने वाला है। लेकिन इसी अंधेरे में एक अविश्वसनीय मतलब एक चमत्कारी बात भी हुई। हाँ, एक व्यक्ति, एक अकेला यात्री इस हादसे में बच गया। ये तो सच में यकीन करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। उनका नाम था विश्वास कुमार रमेश और वो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इतने भयानक हादसे में किसी का बचना ये लगभग अनसुनी बात है। जांचकर्ताओं के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। चमत्कार से भी ज्यादा वो जानकारी का एक अनमोल खजाना हो सकते हैं। वो आखिरी पलों के बारे में कुछ ऐसा बता सकते हैं जो शायद ब्लैक बॉक्स में भी ना हो। जैसे विमान के अंदर का माहौल कैसा था, क्या कोई अजीब आवाज आई थी, केबिन में कोई हलचल थी, ये सब बातें। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस एक व्यक्ति पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन ये त्रासदी सिर्फ विमान तक ही नहीं रुकी। नहीं, जमीन पर उस रिहायशी इलाके में 19 और लोगों की जान गई। 19? हाँ, और दर्जनों घायल हुए। ये वो लोग थे जो शायद अपने घरों में थे, अपने रोज का काम कर रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आसमान से मौत बरसने वाली है। और यहीं से जांचकर्ताओं का असली काम शुरू होता है। सवाल एक ही था, ऐसा हुआ कैसे? बिल्कुल, एक ड्रीम लाइनर जो आज के दौर के सबसे सुरक्षित और मॉडर्न विमानों में गिना जाता है, वो टेक ऑफ के ठीक बाद इस तरह कैसे गिर सकता है? वैसे टेक ऑफ का चरण इतना नाजुक क्यों माना जाता है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता होगा कि खतरा शायद आसमान की ऊंचाइयों पर होता है। ये एक आम धारणा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। ज्यादातर हादसे उड़ान के पहले कुछ मिनटों में, मतलब टेक ऑफ और चढ़ाई के वक्त, या फिर आखिरी कुछ मिनटों में यानी लैंडिंग के दौरान होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? वजह यह है कि इस दौरान विमान कम ऊंचाई पर होता है, स्पीड भी कम होती है, तो पायलट के पास किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए वक्त और मार्जिन बहुत कम होता है। समझ गया। इंजन पूरी ताकत से काम कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही व्यस्त और संवेदनशील फेज है। किया था मेडे कॉल, ये कोई मामूली सिग्नल तो नहीं है। हाँ मूली, ये एविएशन की दुनिया का आखिरी और सबसे गंभीर इमरजेंसी सिग्नल है। अच्छा। ये तब इस्तेमाल होता है जब विमान पर जान का खतरा हो और पायलटों को तत्काल मदद चाहिए। मतलब कॉकपिट में कुछ बहुत बड़ा और बहुत तेजी से गलत हुआ था। बिल्कुल, पायलटों को पता था कि स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। इस तबाही को देखकर हर किसी के मन में यही सवाल था कि एक नया मॉडर्न ड्रीम लाइनर उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद पत्थर की तरह जमीन पर कैसे आ सकता है। और यहीं से भारत की एविएशन अथॉरिटीज, DGCA और AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का मुश्किल काम शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में तो कई तरह की बातें हो रही होंगी। हाँ, अटकलें बहुत थीं। क्या इंजन में कोई पक्षी टकरा गया, कोई बॉम्ब था,
या विमान के सिस्टम में ही कोई बड़ी खराबी थी? जांचकर्ता हर एंगल से देखते हैं, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। क्या था उस रिपोर्ट में? उसने एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब और तकनीकी वजह की तरफ इशारा किया। वो क्या? रिपोर्ट में कहा गया कि विमान के दोनों इंजनों ने अचानक थ्रस्ट यानी ताकत खो दी थी। दोनों इंजनों ने एक साथ? हाँ। और इसकी वजह विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन की पोजीशन से कट ऑफ पर चले गए थे। एक मिनट, कट ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये वैसा ही है जैसे चलती गाड़ी की चाबी घुमाकर बंद कर देना? आप इसे काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। ये स्विच कॉकपिट में होते हैं और पायलट इनसे इंजन तक जाने वाले ईंधन की सप्लाई कंट्रोल करते हैं। रन का मतलब है ईंधन जा रहा है, इंजन चल रहा है। कट ऑफ का मतलब है आपने इंजन तक जाने वाली ईंधन की लाइन ही बंद कर दी। तो रिपोर्ट कह रही है कि दोनों इंजनों के स्विच कट ऑफ पर थे। हाँ, और बिना ईंधन के तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड इंजन भी बस धातु का एक टुकड़ा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई एक साथ बंद हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं पर ये जांच बहुत जटिल हो जाती है। क्या विमानों में कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं होता जो इसे रोक सके? देखिए, विमानों को रिडंडेंसी के सिद्धांत पर बनाया जाता है। रिडंडेंसी मतलब अगर एक सिस्टम फेल हो तो दूसरा उसकी जगह ले ले। इसीलिए विमानों में 2 या ज्यादा इंजन होते हैं। एक इंजन फेल होने पर भी विमान उड़ सकता है। सही बात है। लेकिन दोनों इंजनों का एक साथ एक ही वजह से फेल होना ये बेहद दुर्लभ है और चिंताजनक है। तब जांच का पूरा फोकस इसी सवाल पर आ गया। बिल्कुल, कि ये स्विच कट ऑफ पोजीशन में गए कैसे? क्या ये कोई मैकेनिकल खराबी थी जिससे स्विच अपने आप हिल गए, या फिर कोई इंसानी भूल, या फिर कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि, यानी पायलटों से अनजाने में या जानबूझकर कोई गलती हुई? ये सब सवाल हैं और इन सब का असली जवाब तो ब्लैक बॉक्स से ही मिलेगा, है ना? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी बिल्कुल। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर विमान के हजारों पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है। स्पीड, ऊंचाई, इंजन का प्रदर्शन, हर बटन, हर स्विच की पोजीशन। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? सीवीआर कॉकपिट के अंदर की सारी बातचीत और आवाजों को रिकॉर्ड करता है। अच्छा। इन दोनों को मिलाकर ही हादसे के आखिरी पलों की पूरी तस्वीर बनती है। सीवीआर हमें बताएगा कि पायलट क्या बात कर रहे थे, क्या उन्होंने किसी समस्या का जिक्र किया, और एफडीआर हमें बताएगा कि उन स्विच को ठीक किस पल में और कैसे मूव किया गया। यही इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी है। इस भयानक हादसे के बाद सरकार और एयरलाइन की प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी। हाँ, भारत सरकार ने औपचारिक जांच के आदेश दिए, एक एक्सपर्ट पैनल बनाया। एयर इंडिया ने भी तुरंत एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर शुरू किया, परिवारों तक सही जानकारी पहुंचाने और उनकी मदद के लिए। बिल्कुल। और इस घटना का एक सीधा नतीजा भी देखने को मिला जो भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या? सरकार ने एयरपोर्ट्स के आसपास की ऊंची इमारतों और पेड़ों को लेकर नए और सख्त नियम बनाए। अच्छा, तो ये एक तरह से माना था कि एयरपोर्ट्स के आसपास का शहरीकरण भी एक खतरा बन सकता है? हाँ, एक तरह से। अक्सर ऐसे बड़े बदलाव किसी बड़ी त्रासदी के बाद ही आते हैं। ये दिखाता है कि नियामक इस घटना को भविष्य के लिए एक सबक के तौर पर देख रहे हैं। मतलब जांच का दायरा सिर्फ विमान तक ही नहीं रहा, बल्कि एयरपोर्ट प्लानिंग पर भी सवाल उठे। और जाहिर है भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की कार्यप्रणाली पर भी स्क्रूटनी यानी जांच पड़ताल बढ़ गई। लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सुरक्षा मानकों का पालन ठीक से हो रहा था? हर बड़े हादसे के बाद पूरी व्यवस्था की समीक्षा होती है। ये देखा जाता है कि क्या मौजूदा नियम और प्रक्रियाएं काफी हैं या उनमें सुधार की जरूरत है। डीजीसीए के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन इस हादसे का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये हादसा एक बोइंग 737 ड्रीम लाइनर का था और स्रोतों के मुताबिक ये इस विमान से जुड़ा दुनिया का पहला घातक हादसा था। पहला? हाँ, पहला घातक हादसा। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। बोइंग के लिए 737 मैक्स के 2 हादसों के बाद उनकी साख दांव पर थी। सही बात है। 737 ड्रीम लाइनर को उनकी वापसी का प्रतीक माना जाता था, एक सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद विमान। और इस एक हादसे ने उस पूरी छवि पर एक गहरा सवाली निशान लगा दिया। बिल्कुल। जब 737 जैसा फ्लैगशिप विमान इस तरह हादसे का शिकार होता है तो दुनिया भर की एयरलाइंस, नियामक सब इस पर नजर गड़ाए रहते हैं। तो ये मामला सिर्फ एयर इंडिया या भारत का नहीं रहा, ये सीधे बोइंग और ग्लोबल एविएशन सेफ्टी से जुड़ गया। हाँ, हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या ये एक अकेली दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या फिर विमान के डिजाइन में कोई ऐसी छिपी हुई खराबी है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था।
मतलब इस जांच के नतीजों पर दुनिया भर में उड़ रहे सैकड़ों ड्रीमलाइनर विमानों का भविष्य भी टिका था। बहुत हद तक। बोइंग के इंजीनियर भी इस जांच में पूरी तरह शामिल थे। और इसी वजह से विमानन नियमों, विमान के सिस्टम की विश्वसनीयता और जैसा कि आपने कहा, एयरपोर्ट के आसपास की सुरक्षा को लेकर एक ग्लोबल बहस छिड़ गई। हाँ, दूसरे देशों के रेगुलेटर भी इस जांच के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आज हमने जो जानकारी देखी उससे ये तस्वीर साफ होती है कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा एक बहुस्तरीय त्रासदी थी। इसमें इंसानी जानें गईं, एक अकेला शख्स चमत्कारिक रूप से बचा, और इसने एविएशन सेफ्टी को लेकर कुछ बहुत ही असहज और जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। और शुरुआती जांच एक बेहद असामान्य तकनीकी कारण की ओर इशारा कर रही है, जिसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ना तय था। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि फ्यूल स्विच कट ऑफ स्थिति में कैसे गए। ये एक तकनीकी सवाल है। हाँ, इसका जवाब शायद ब्लैक बॉक्स मलबे के विश्लेषण से मिल जाएगा। लेकिन जो गहरा सवाल हमेशा बना रहेगा वो ये है कि वे क्यों गए। मतलब क्या ये कॉकपिट के डिजाइन में कोई ऐसी खामी थी जिससे गलती होना आसान था? क्या ये पायलट ट्रेनिंग में कोई कमी थी? या फिर कोई ऐसी अनसोची वजह थी जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं? इस क्यों का जवाब ही फ्लाइट AI 171 की विरासत को परिभाषित करेगा और शायद दुनिया भर में इन एडवांस विमानों को उड़ाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।